तो अभी जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो ये आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम है इस बार का। आई होप आपने अच्छा किया होगा। बाकी मुझे पता है किसने अच्छा किया है किसने नहीं किया है, बिकॉज आपके पेपर चेक हो चुके हैं। एंड अभी मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ, इसलिए मैंने सोचा क्लास में हर स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं होता, कई एबसेंट भी होते हैं, तो सोचा यहीं पे कर लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था एमसीक्यू से 12 एमसीक्यू है। अभी जो आपका बोर्ड का एग्जाम रहने वाला है वो 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा। ठीक है, कॉम्पिटेंसी का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ एमसीक्यू हो या रीजनिंग एजर्शन हो, मैप हो, डायग्राम हो या आपका कार्टून हो। उसमें क्या आता है जो आप खुद से एक्सप्रेस करके लिख पाओ, ठीक है, वो सब भी कॉम्पिटेंसी में काउंट होते हैं। ओके, तो जो पहला क्वेश्चन था यहाँ पर, अरब स्प्रिंग बिगिन विद, तो ट्यूनिशियन रेवोल्यूशन से शुरुआत हुई थी इसकी। आई होप आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, काफ़ी छोटा है बट मेरे लिए थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो रहा है इसको यहाँ पर वाइट बोर्ड पर। तो मैंने पूरा पेपर यहाँ पे सामने रखने की कोशिश की है। ओके, तो ट्यूनिशियन रेवोल्यूशन से शुरू हुआ था अरब स्प्रिंग 2010 के अंदर। 2009, 2010, 2009 में एक तरीके का वहाँ पर शुरू हो गया था एग्रेशन लोगों के बीच में। ठीक है, वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा नाखुश थे ट्यूनीशिया के। और शुरुआत कैसे होती है, एक फ्रूट सेलर था, वो खुद को आग लगा लेता है एंड उसके बाद से पूरा आग की तरफ फैलता है ये मामला। एंड वहाँ से अरब स्प्रिंग यानी रेवोल्यूशन अरब कंट्रीज़ के अंदर शुरू हो जाती है, जिसके चलते काफ़ी सारे जो वहाँ पर सल्तनत चल रही थी, मोनार्कीज थी, तो वो सबको वहाँ पर रिफॉर्म लेके आते हैं लोग। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स नॉट अ पार्ट ऑफ सीआईएस। ओके, सीआईएस कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ओके, इसमें एस्टोनिया है इसका रीज़न। ठीक है, एस्टोनिया ये वो देश है जिसने खुद को जो शुरुआत में आज़ाद घोषित घोषित किया ना, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, ये वो कंट्रीज थी। ठीक है, मैंने सीआईएस को भी ज्वाइन नहीं किया है। द रशियन रेवोल्यूशन वॉज इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ कैपिटलिज्म, तो बिल्कुल भी नहीं है। लिबरलिज्म भी बिल्कुल नहीं है। सोशलिज्म इसका आंसर है। कई बच्चों ने इसको कम्युनिज्म पढ़ा, ठीक है, बट एक कम्युनलिज्म है। ओके, फ़र्क है, सांप्रदायिकता। ओके, वो नहीं है यहाँ पर, राइट आंसर है सोशलिज्म। क्वेश्चन 4 है, विच अमंग द फॉलोइंग नेशंस अडॉप्टेड ओपन डोर पॉलिसी 1976। ये मैंने करेक्शन करा था, 1978 है, आपके पेपर में ठीक मिला आपको। तो चाइना इसका आंसर है। ठीक है, डेंग जियाओपिंग के टाइम पर ये हुई वहाँ पर, जिसके चलते चाइना एक इकोनॉमिक जाइंट बना हुआ है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट पार्ट ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया कौन सा पार्ट नहीं है, डिस्कस करा था क्लास के अंदर भी, चाइना नहीं है। 2006 तो नहीं है इसका आंसर। 2008 के अंदर नेपाल, बहुत सारे बच्चे 2006 लगा के आए थे, वो गलत है। काफ़ी सारे बच्चों ने सही भी करा है, बट मेजोरिटी मुझे देखने में आया ये कन्फ्यूज़न देखने को मिला यहाँ पर। ओके, तो 2008 इसका सही आंसर है। फाइनली तब वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टैब्लिश होता है, मोनार्की को पूरी तरीके से अबोलिश कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स। प्रिवेंट, इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट, का जिक्र जहाँ पर भी आ रहा है तो वो है कि कन्फ्लिक्ट आ गया किसी कंट्री के बीच में। ठीक है, तो इसमें यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, यूएनएचआरसी की बात हो रही है। ये भी नहीं है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल। आशियान का कोई रोल नहीं है इसमें। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक एनजीओ है जो ह्यूमन राइट्स के बारे में काम करता है। आशियान जो अपना साउथ ईस्ट एशियन रीजन है उससे रिलेटेड है, तो इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएटेड आंसर है वो है यूएनएससी। एंड क्वेश्चन नंबर 8, विच विद द इंडिपेंडेंस ऑफ डैश द ट्रस्टीशिप काउंसिल वाज सस्पेंडेड, तो 1996। ओके, इस साल में यहाँ पर पुलाव जो है इसकी इंडिपेंडेंस के साथ ही ट्रस्टीशिप जो काउंसिल है वो इनएक्टिव है तब से। ओके, 1996 में पुलाव की क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था शायद आप लोगों के साथ, आपको ध्यान हो तो। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ सर्विस ऑफ अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल एट अ टाइम। 2 ईयर्स का आंसर है। टोटल 10 + 5 होते हैं, 5 परमानेंट एंड 10 जो है वो वहाँ पर इलेक्ट होते हैं, नॉन परमानेंट होते हैं 2 ईयर के टेन्योर के लिए। एंड ये चलता रहता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल टू ब्रिंग अबाउट इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की जब बात हो रही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है भाई, हेल्थ से रिलेटेड है। यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस, ना ना, मेन काम तो इसका ग्लोबल पीस मेंटेन करना है ना, कि कन्फ्लिक्ट से बचाए, थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है, आप इसको इंटरनेशनल पार्लियामेंट की तरह ट्रीट कर सकते हो। आइए, एटॉमिक जो हमने बात की थी उससे रिलेटेड है ये, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन ऐसा कुछ है।
तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। द नॉन परमानेंट मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द यूएन जनरल असेंबली, बिल्कुल ठीक है। और ये टोन ये दा है, ये मिस पेपर में भी आप लोगों को मिस प्रिंट मिला, ये मेरी गलती है, दा है ये पे। द नॉन परमानेंट मेंबर सर्व फॉर ओनली 2 years एट अ टाइम, ये तो बिल्कुल ठीक है। अ कंट्री कैन बी री इलेक्टेड इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग टर्म ऑफ 2 years, नहीं ऐसा नहीं है, ये गलत है यहाँ पर, ठीक है। कैसे, रोटेशन है ना भाई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो वो चीज़ है यहाँ पर। बांग्लादेश वॉज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम, तो भाई 1947 से 1971 इसका राइट आंसर है। ये मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ कि कैसे वहाँ पर बंगाल का मुक्ति संग्राम होता है, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान वहाँ पर लीडर बनते हैं, वो सारा। एंड मेन कॉज क्या था, लैंग्वेज को लेके था। ये क्वेश्चन मैंने दिया भी एग्जाम के अंदर, ठीक है। आपको अगर आप थोड़ा सा क्लास में एक्टिव रहेंगे देन आपके लिए बेटर होगा। आप बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल कॉमन सेंस बेस्ड थे। तो यहाँ पे पार्ट बी के अंदर आते हैं। 13th क्वेश्चन है, व्हेन वाज द आसियान रीजनल फोरम एस्टेब्लिश्ड, तो 1967 अब बैंकॉक डिक्लेरेशन से इसकी शुरुआत होती है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, रीजनल पीस, ओके, रीजनल पीस की बात हो रही है। तो ये दो चीज़ें आपको 2 मार्क्स दिला देंगे बस, बाकी आप थोड़ा बेटर लिख पाएंगे तो अच्छा है। बहुत सारे बच्चे क्या है 2 मार्क्स क्वेश्चन में ओवर राइटिंग कर रहे हैं, एंड जहाँ उन्हें ज़्यादा लिखना चाहिए वहाँ पर वो लिख ही नहीं पा रहे हैं। व्हाट इज मेंट बाय गोर्बाचेव्स पॉलिसी ऑफ पेरेस्ट्रोइका, तो हमें पता है ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका 2 पॉलिसीज आई थी जिसका मतलब क्या था, रिस्ट्रक्चर करना। तो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिस्ट्रक्चर की बात यहाँ पर आ रही थी, तो ये पेरेस्ट्रोइका है, ये आपको मेंशन करना था, ओके। मेंशन एनी 2 रीजंस ऑफ पब्लिक आउटरीच इन ईस्टर्न पाकिस्तान। फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज का, बांग्ला एंड उर्दू। बांग्लादेश के अंदर जो अभी ईस्ट पाकिस्तान पहले था, अभी बांग्लादेश है, वहाँ पे बांग्ला बोलने वाले लोग थे, बट वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के काम के लिए, सारे ज़्यादातर काम के लिए उर्दू थोपी जा रही थी वहाँ पर भी, ओके। एंड दूसरी चीज़ वहाँ पे फिर क्या है, जब उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट वगैरह शुरू हुए थे उनको काफ़ी बुरी तरीके से ब्रूटली सप्रेस करा गया, आर्मी के वहाँ पे आर्मी डिप्लॉय कर दी। तो ये वहाँ पे आउटरीच के 2 मेन कारण थे, जिसमें ढाका यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्टूडेंट्स को मारा भी गया था वहाँ पर। मेंशन एनी 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, तो भाई एक प्लेटफॉर्म है बातचीत का, ग्लोबल प्लेटफॉर्म, जैसे मैं बात कर चुका हूँ, आप इंटरनेशनल पार्लियामेंट बोल सकते हो उसको। एंड सेकंड, वर्ल्ड पीस को मेंटेन करना, ठीक है। राइट द फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, ये है यहाँ पर, ठीक है। इन शॉर्ट पहले ये था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी एजुकेशन फंड, बहुत सारे बच्चों ने लिखा है बट मैंने मार्क्स दे दिया, तो अभी इन शॉर्ट ये है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, ओके। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ग्लोबलाइजेशन के 3 इफेक्ट्स जो हम पर हुए हैं, वो मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस करे थे, तो वो अपने ऊपर बताना था, तो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बन गया है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे ऊपर क्या चेंजेस आए हैं, कल्चरल चेंजेस हैं, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, हमारी ईटिंग हैबिट्स चेंज हो रही है, सोशल मीडिया बढ़ रहा है, तो अभी लिख सकते हो यहाँ पे 2 मार्क्स में सफिशिएंट है। 2-3 पॉइंट आपने मेंशन करे वो हो गया है। पार्ट्स, ये 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन थे यहाँ पर, ठीक है। एग्जामिन एनी 4 फैक्टर्स दैट लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, तो आपको बताना था कि 4 फैक्टर कौन कौन से हैं, ठीक है। फर्स्ट, यहाँ पर फ्रीडम नहीं थी लोगों को बिल्कुल भी, ठीक है, लिबर्टी नहीं थी लोगों के पास, ओवर द टाइम उन्होंने डिमांड करी, कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास, कम्युनिस्ट पार्टी का रिजीम था पूरा पूरा। थर्ड क्या था कि यहाँ पर क्या है कि कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई इनिशिएट मतलब उन्हें इंसेंटिव नहीं मिलता था, तो उसे काफ़ी अनरेस्ट फैला। फोर्थ, आर्म रेस चल रही थी अमेरिका के साथ, ठीक है, जिसमें बाकी जगह पे लैक करना शुरू हो गया था यूएसएसआर। तो ये मेन रीजन्स है जो आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पर, 4 पॉइंट्स। थोड़ा सा आप उसको और बेटर तरीके से लिखेंगे देन फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ आसियान वे, ठीक है, ये वे है यहाँ पर, वाल नहीं है, वे। नेम द पिलर्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान कम्युनिटी, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ आसियान विजन 2020। आसियान विजन 2020 क्या है कि 2020 तक जो आसियान रीजन के अंदर जो उन्हीं कंट्रीज है, पार्टनर कंट्रीज है, उनके जो गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव कर लेना, तो ये आसियान विजन है, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं एक पीसफुल रीजन की, तो आसियान क्या है, आसियान वे वही है कि एक पीसफुल रीजन मेंटेन करना, आपस में बातचीत करके, कोऑपरेट करके चीज़ों को रिस्टोर करना, एक दूसरे की सॉलिडिटी की रिस्पेक्ट करना, वो सब। एंड 3 पिलर्स एंड ऑब्जेक्टिव आसियान कम्युनिटी, तो इकोनॉमिक कम्युनिटी, कल्चरल कम्युनिटी एंड पॉलिटिकल कम्युनिटी, ये आपको 3 पिलर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें क्या है, डायलॉग से प्रॉब्लम्स को सोल्व करना, एक सेज का स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट करना, ठीक है। तो वो सब यहाँ पर आप मेंशन कर पाओगे, वो बेटर होगा यहाँ पर फुल मार्क्स देने के लिए। व्हाट इज नीडेड टू नॉर्मलाइज रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान को एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, ये किसी बच्चे ने नहीं लिखा है, ठीक है। एक स्टेबल गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए,
तभी तो, अगर स्टेबल गवर्नमेंट होगी, कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा पाकिस्तान का, तो डायलॉग होगा ना, बात होगी, तो तभी तो पीस वहाँ पे रिजॉल्व होगा, कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा। तो नॉर्मलाइज करने के लिए क्या है, पाकिस्तान के अंदर एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, डायलॉग चाहिए, आपस में बात करें, दोनों देशों के लीडर्स बैठ के वहाँ पर, एंड जो अपना बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको वहाँ पर रिजॉल्व किया जाए। तो ये 3-4 पॉइंट्स हो गए हैं, आप लोग यहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हैं। ओके, critically evaluate the role of the United Nations organization in a unipolar world। तो क्या करना है, यूनिपोलर वर्ल्ड का मतलब क्या है, एक सिंगल पावर वहाँ पे देखने को मिल गई यूएसए। तो यूएसए का डोमिनेंस की बात करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, कि यूएसए का डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया वहाँ पर। तो यूएनओ की बहुत सारी बातों को अनदेखा करता है यूएसए, ठीक है, वो चीज़ भी आप यहाँ पे देखेंगे। क्रिटिकली करना है ना इवेलुएट, तो ये देखेंगे हम यहाँ पर। एंड क्या है कि साथ में जो यूनिपोलर वर्ल्ड के अंदर है, तो बहुत सारे जो पॉलिसीज़ वगैरह है उसमें दखल देखने को मिलता है हमें यूएसए का, क्योंकि यूएसए सबसे ज़्यादा फंड प्रोवाइड करता है 22%। ये हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, बात भी की इसके बारे में, ठीक है, वो सारा हमें बताना है। तो यूएसए का डोमिनेंस शो करना है, बाद में दिखाना है कि यूएनओ बहुत सारे जो कन्फ्लिक्ट्स हुए, जैसे सीरिया के अंदर देखने को मिला, सूडान के अंदर देखने को मिला, ठीक है, सूडान का जो कार्टून भी बना हुआ है जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया ऑलरेडी। तो वो सब कन्फ्लिक्ट्स वहाँ पे रिजॉल्व करने में फेल रहता है। वॉर अगेंस्ट टेरर के नाम पे यहाँ पे इराक के अंदर इन्वेड कर देता है यूएसए, एंड यूएनओ वहाँ पे उसको रोकने में असफल होता है। तो वो सब वहाँ पे दिखाना है, एंड यूएसए को सेंटर में रखना है जब हम यहाँ पे यूनिपोलर वर्ल्ड के अंदर इसकी बात करें। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा। एंड 23rd क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन लेड टू कल्चरल हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी मतलब तो विषमता, ठीक है, कि कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस चेंज, बुरे इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी ईटिंग हैबिट्स चेंज हुई है, ठीक है, फूड के चेंजेस आए हैं, कपड़ों के लिए चेंजेस आए हैं वहाँ पे, ठीक है, पूरा कल्चर हमारा चेंज हो रहा है। हम वेस्ट की तरफ ज़्यादा झुक गए हैं, एक तरीके से वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा सुपीरियर मान रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। एडवर्टीजमेंट का जाल देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, वुमेन को रिस्पेक्ट किया जाता था इंडिया के अंदर, बट जो मेटेरियलिज्म वहाँ से देखने को आया तो ऑब्जेक्ट की तरीके से पेश किया जा रहा है। यानी ये सब एक तरीके का बैड इफेक्ट है ग्लोबलाइजेशन का हमारे कल्चर के ऊपर एक तरीके से, तो हम ये यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और 24 भाई ये ग्लोबल वार्मिंग को दिखा रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, ये जो कार्टून है ये आपके सैम्पल पेपर में भी आया था, बट जब तक ये पेपर बनाया हमने तो सैम्पल पेपर नहीं आया हुआ था। तो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। वाई डू यू थिंक द फिंगर्स आर डिजाइंड लाइक चिमनी एंड द वर्ल्ड मेड इनटू अ लाइटर डिवाइस एट। तो भाई ये वर्ल्ड है हमारा और ये हमारे हाथ है जिससे हम उसको खुद आग लगा रहे हैं। तो हैवी इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, अंधाधुंध वहाँ पर हम भाग रहे हैं प्रॉफिट मेकिंग की तरफ, बट किस के अपनी अर्थ को हम खुद ही जला रहे हैं। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, हम अपने रिसोर्सेज को ख़त्म कर रहे हैं, अंधाधुंध वो सारी चीज़ें। तो क्या मैसेज कन्वे कर रहा है, तो मैसेज भी यही है, ठीक है। देन आप इसको यहाँ पे बेटर बता पाओगे। यदि शो कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग को, ठीक है, एनवायरनमेंट को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, वो सारी बातें यहाँ पे क्लिक हो गए। ओके, तो क्लियर हो गया ये। एंड बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक करी है भाई, ये सीरियल नंबर ये सीक्वेंस में होना चाहिए, ठीक है, पूरा पे मैंने मार्क्स तो दे दिए अभी कई बच्चों को, बट आपको ध्यान में रखना है कि सीक्वेंस में आपको लिखना है। फर्स्ट पे क्या है, एन इम्पॉर्टेंट कंट्री बट इट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ साउथ एशिया। अरे वो एमसीक्यू में भी आया, कॉमन सेंस यूज़ करो, बी चाइना, ठीक है, कई बार क्वेश्चन पेपर के अंदर ये आंसर मिल जाते हैं, आप वहाँ पे मिस्टेक करके आ रहे हो। द कंट्री हैज सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक सिस्टम, इस अच्छा यहाँ पे कन्फ्यूज़न हुआ आप लोगों को, तो छोड़ दो अभी, आंसर मत करो उसको, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दिस कंट्री हैज़ हैड बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री रूलर्स। तो भाई ये मिलिट्री रूलर्स, सिविलियन रूलर्स कहाँ पर रहे हैं, ठीक है, बताओ कहाँ पर रहे हैं, नहीं पता, छोड़ दो इसे भी, ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ कैसे करना है इसको। द कंट्री हैड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रही है यहाँ पर भाई, नेपाल के अंदर रही है ए, ठीक है, किस पे, फोर्थ पे ए, यहाँ पे आ गया नेपाल। ये इस तरीके से लिखना है, ये बीच में यहाँ पे ए बी सी 2 3 पे डाल के नहीं छोड़ना है, तो एग्जाम में मार्क्स काट लिया। एन आइलैंड नेशन विच वाज अ सल्तनत इन 1968, तो मालदीव्स, ठीक है, ये लक्षद्वीप नहीं है, मालदीव्स है, ठीक है, तो यहाँ पर सी मालदीव्स, क्लियर है। अब बचा हमारे पास ई और डी। तो भाई मिलिट्री रूल कहाँ पर रहा है, ठीक है, सिविलियन मिलिट्री रूलर्स कहाँ पर है, जिया और रहमान आ गए थे, ठीक है, शेख मुजीबुर की डेथ करके यहाँ पर जिया जो है, जनरल जिया, वो सरकार बनाते हैं अपनी, कहाँ पर, बांग्लादेश के अंदर। तो थर्ड कंट्री कौन सी है, बांग्लादेश। बांग्लादेश किस पे है, ई पर है, ठीक है, ई बांग्लादेश। चलो भाई अब ये क्या बचा है यहाँ पर, डी बचा है हमारा,
और हो गया श्रीलंका। ठीक है, स्टार्टिंग में वहाँ पे स्टेबल डेमोक्रेसी थी, बट राजापक्षे बाद में आते थे, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, वो सारी चीज़ें। इसमें ज़्यादातर बच्चों ने सही आंसर करा है। ठीक है, ये रहा अलायंस बिल्डिंग और ठीक है, ये सब क्वेश्चन है। डिफेंड अगेंस्ट मिलिट्री अटैक्स, तो यहाँ पे व्हाट इज अलायंस आ गया ना, ये इसका आंसर है, सही है। ज़्यादातर बच्चों ने सही करा है। व्हाट फॉर्म ऑफ द बेसिस अलायंस बिटवीन कंट्रीज, तो क्या अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख के हम वहाँ पर बनाते हैं अलायंस, अदरवाइज कोई और रीज़न नहीं होता, अपना खुद का नेशनल इंटरेस्ट। कई बच्चे इसको पर्सनल इंटरेस्ट भी करके आए हैं, तो यार ये तो बहुत सिली मिस्टेक कर रहे हो आप। ठीक है, ग्लोबल इंटरेस्ट पे कोई ध्यान नहीं देता, रीजनल इंटरेस्ट। अगर ये सब ना होता ना तो रीजनल इंटरेस्ट यहाँ पर आ जाता, अगर नेशनल इंटरेस्ट ना होता देन मोस्ट अप्रोप्रिएट ये रहता। दूसरे एक रीजन के स्पेसिफिक इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो नेशनल इंटरेस्ट यहाँ पर इसका आंसर है। ग्रुप ऑफ इस्लामिक मिलिटेंट्स लेड बाय डेड ओसामा बिन लादेन इज कॉल्ड अल-कायदा। विच कंट्री सपोर्टेड द इस्लामिक मिलिटेंट्स इन अफगानिस्तान? यूएसए। ठीक है, ये यहाँ पर। एंड अब आपका पार्ट ई के अंदर आते हैं। 27, 28, 29, 30। ओके, ये क्वेश्चन है आपके 6 मार्क्स ईच। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एनवायरमेंटल मूवमेंट्स। भाई एनवायरमेंटल मूवमेंट्स, ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मूवमेंट्स आगे, तो आपको मूवमेंट्स पता होनी चाहिए। इंडिया के रीजन में बात करें तो चिपको मूवमेंट आप मेंशन करो इसको, नर्मदा बचाओ, ठीक है, मेंशन करो इसको। पहले एक इंट्रो तैयार करो जिसमें आप बात करो एनवायरमेंटल इश्यूज़ की, ठीक है, कि एनवायरनमेंट कैसे डिग्रेड हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है, पोल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, ये सब है। देन जो मूवमेंट्स हुए हैं इंडिया के इंडिया के उसमें हम बात करेंगे तो किसकी, चिपको, नर्मदा बचाओ। इंटरनेशनल बात करें तो वहाँ पे क्लब ऑफ रोम बना, जिससे बाद में वहाँ पे रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, ठीक है, बर्टलैंड रिपोर्ट आती है, वो सब आपको याद ना हो कोई इशू नहीं है। रियो समिट, ठीक है, जिसको अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है, 1992, ठीक है, 1997 क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, फ्लोरोकार्बन, ग्रीन हाउस गैसेज, इनके एमिशन कम, CO2 एमिशन कम करने की बात होती है। इंडिया 2002 में इसको ज्वाइन करता है, तो क्योटो प्रोटोकॉल ये इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी बड़े मुद्दे हैं जो उनको फॉलो बात हुई। 4 अपने पॉइंट लिखे यहाँ पे, इसको मेंशन करा, लास्ट में कंक्लूड कर दो कि हमें अब क्या करना चाहिए, क्या बेटर होगा जो हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को बचा पाएँ। ओके, एनालाइज एनी 3 थ्रेट्स ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट दीज डेज। अगेन आपको इससे ज़्यादा लड्डू आंसर नहीं मिलेगा लिखने को, सेम दोनों रिलेट करते हैं। ये मुझसे मिस्टेक हुई थी जिसको मैं करेक्ट नहीं कर पाया कि क्वेश्चन यहाँ से आ गया, बट आपके लिए तो इजी था ना। लिखो, इंट्रो दो, तैयार करो, ग्लोबल वार्मिंग को मेंशन करो इसके अंदर, पोल्यूशन के मल्टीपल टाइप्स ऑफ पोल्यूशन मेंशन करो, ठीक है, एंड वहीं पे बात करो बात हो रही है 3 थ्रेट्स, ठीक है, एंड वहाँ पे बात करो कि अब रिसोर्सेज का डिप्रेशन हो रहा है, जिस तरीके से ख़त्म हो रहा है, ठीक है, रिसोर्सेज की बात करो, तो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग की बात हो गई है, पोल्यूशन की बात हो गई है, रिसोर्सेज के मतलब जो अंधाधुंध यूज़ हो रहा है उसकी बात हो रही है। तो ये 3 थ्रेट्स है इसकी बात। डिफॉरेस्ट्रेशन का आप यहाँ पे भी जिक्र कर सकते हो कि पेड़ों की कटाई हो रही है अंधाधुंध। आप पॉपुलेशन को मेंशन कर सकते हो, ये तो सबसे बड़ा थ्रेट है आज की डेट में, ठीक है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज भी कम हो रहे हैं, पॉपुलेशन को मेंशन कर दो। तो 3-4 मिल गए। लिखो ऐसे, इंट्रो दो, एनवायरनमेंट वो बताओ, वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो, चलेगा, ठीक है, अगर क्वेश्चन पेपर में आया है आपका वहाँ पे, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ यूरोपियन यूनियन, ठीक है भाई, यूरोपियन यूनियन की स्ट्रेंथ करनी है, इकोनॉमिक पावर है, ठीक है। इंडिया सबसे ज़्यादा ट्रेड किसके साथ करता है, यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड करता है, ठीक है। एक टाइम पे 2016-17 में सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर एक और यूरोपियन यूनियन था हमारा, ठीक है। फिर हम वहाँ पे बात करते हैं कि आर्मी की बात करते हैं, आर्मी की स्ट्रेंथ की बात करते हैं। वर्ल्ड में सेकंड पावरफुल आर्मी है यूरोपियन यूनियन के पास। यूरो इसकी करेंसी, थ्रेट है डॉलर को, ठीक है, इसकी यहाँ पे बात करो। एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैसे बनती है, इसके बारे में बात को। 3 फैक्ट्स की बात हो रही है, तो ये होगा ना 3 फैक्ट्स यहाँ पे, इकोनॉमिक, आर्मी, यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर यूरो डॉलर भी आ जाएगा। देन आप यहाँ पे पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात कर सकते हो, पॉलिटिकल एक तरीका सिग्निफिकेंस है इसका। नोबेल पीस प्राइज़ मिला इसको यूरोपियन यूनियन को 2012 के अंदर। इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रख के आंसर करेंगे इस क्वेश्चन को तो बेटर होगा। बट थोड़ा आप इसके बारे में क्या बात हो रही है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऐसे थोड़ी मिल जाएगा 6 मार्क्स आपको, तो थोड़ा यूरोपियन यूनियन के बारे में बता दो, इंट्रोडक्शन में 2-3 लाइन यूरोपियन यूनियन के बारे में लिख दो, ठीक है। फिर उसके बाद ये लिखो पूरा, ये स्ट्रेंथ्स ऑफ यूरोपियन यूनियन क्यों है, ये लिख के इतना, देन उसके बाद ये मेंशन करो, इनको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो 2-3 लाइन में, देन आप काफ़ी अच्छा आंसर आपका तैयार हो जाएगा। हाईलाइट एनी 3 पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव फीचर्स ऑफ सोवियत सिस्टम इन यूनाइटेड नेशन, सोवियत यूनियन। तो भाई यूएसएसआर के साथ सबको पता है क्या प्रॉब्लम थी,
पॉजिटिव की बात करें तो क्या थे भाई पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ पर इनके पास, ये सब मैन्युफैक्चर कर रहे थे खुद, ठीक है, स्टार्टिंग में मैन्युफैक्चर कर रहे थे सब कुछ, पिन टू शिप सारी बात वहाँ पे आ जाए, मैन्युफैक्चरिंग एक तरीके की अच्छी हो रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी कम थी क्योंकि स्टेट ओन सिस्टम था ना सारा, तो सबको काम मिला हुआ था वहाँ पर, कम्युनिटी फार्मिंग की बात होती थी, ठीक है, बेसिक नीड्स का ध्यान रखा जा रहा था सबकी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिल रही थी लोगों को, ठीक है, ये सब यहाँ पे आप मेंशन करोगे पॉजिटिव पॉइंट्स। तो बट क्या है 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना पड़ेगा यूएसएसआर के बारे में भी कि क्या है कब बना, इतना आपको पता होना चाहिए। रशियन रेवोल्यूशन को आप मेंशन कर सकते हो इंट्रोडक्शन के अंदर, देन आप ये पॉजिटिव ऐसे लिख के या ऐसे पार्टीशन करके भी लिख सकते हो, ऊपर यहाँ पे इंट्रो दिया 3-4 लाइन का, देन यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। पॉजिटिव की बात कर ली, अब हम बात करते हैं थोड़ा नेगेटिव पॉइंट्स की। नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, कि आर्म रेस में फंस गया अमेरिका के साथ, जो लीड करता है इसके मतलब डिसइंटीग्रेशन को, यहाँ पर बात आ गई ना, ये क्वेश्चन भी दिया था मैंने, अब मेरे को याद आ रहा है कि डिसइंटीग्रेशन के रीज़न क्या थे सोवियत यूनियन के, वो शायद मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ। तो आर्म रेस में फंस गया था, टेक्नोलॉजी में काफ़ी पिछड़ रहा था, ठीक है, रिसोर्सेज की कमी होनी शुरू हो गई थी, अनरेस्ट हो गया था, फ्रीडम नहीं थी लोगों को किसी भी तरीके की, कोई लिबर्टी नहीं थी। अगेन वहाँ से आप उन पॉइंट्स को ले सकते हो नेगेटिव पॉइंट्स में। देन आपका पूरा पेपर हो गया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लास के अंदर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे एंड मैं फिगर आउट कर रहा हूँ उन बच्चों को जिन्होंने 50% से कम स्कोर करा है इस इजी पेपर के अंदर, तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है सिनेरियो थोड़ा सा कुछ बच्चों के लिए, बट हम साथ में मिलकर काम करेंगे इस पर एंड इसको रिजॉल्व करने पे काम देंगे। एंड आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, प्लीज़ अपनी एनसीईआरटी रीड करें, मैं आपकी रिवीजन के लिए वीडियो सारी बना दूंगा हर चैप्टर वाइज, कि आप एग्जाम से पहले उन वीडियोज़ को देख पाएँ, ओके। बट अपने एंड से आपको रीड करना है, अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं, देन वो वीडियोस काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे आप लोगों को, ओके। तो यही वीडियो थी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, कि हम आगे से अच्छे से करेंगे अपने आने वाले एग्जाम्स को, ठीक है, एंड क्लास टेस्ट करेंगे अब हम चैप्टर वाइज।